कुछ उन मसाइल की बात करते हैं जो रोज़मर्रा में हमें पेश आते हैं। आई मीन सैरिश को पेश आते हैं। बिल्कुल, मुझे भी पेश आते हैं। मैं हेल्थ एंड फिटनेस की बात करूंगी। हर इंसान को आते हैं, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं उनके साथ भी ये मसला है कि उनको दाने वगैरह निकल आते हैं स्किन पर, फिर वो ब्यूटी कॉन्शियस हैं तो उनको समझ नहीं आती करें क्या, तो फिर वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई डॉक्टर अगर हमें ऑनलाइन मिल जाए तो वो अपने मसाइल भी उनसे पूछें कि बताएं मैं क्या करूं। फोड़े एंड फपोड़े। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारे मुआशरे में जिद्दत आती जा रही है, लोग अपने चेहरों की जिल्द को गोरा करने के लिए भी नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इंजेक्शन से खुद को गोरा करने में मगन है तो कोई मुख्तलिफ अद्वियात से। मैं वैसे इसके खिलाफ, कोई होंठ को बड़ा करने में मगन है, कोई नाक को पतला करने में, कोई आंखें और पलके निकालने में। पलके निकालने में नहीं, पलके लग रही हैं। वो सीधा करने, बुढ़ा ना लगूं, जवान लगती रहूं मैं पूरी जिंदगी। 80 साल की उम्र में भी आके कितनी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी को ज्यादा नहीं है कोई? अच्छा, बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गई है। और पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अपने चेहरे बिगाड़ लिए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। और ये ऐसी गंदी एडिक्शन है, अल्लाह जाने इसको। यहाँ तो ये फैशन कहते हैं कि जब एक दफा पंपिंग, बोटॉक्स, हाईलाइटिंग करा ली तो बस फिर वो सिलसिला चलता ही जा रहा है जनाब। वो बस एक सिटिंग में नहीं पूरा होगा। अब ये चीज़ कितनी ख़राब है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्किन के डॉक्टर हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। तो चेहरे को मजीद निखारने के चक्कर में ख़वातीन अपनी जल्द ख़राब कर लेते हैं। डॉक्टर मुबश्शिर, मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में वैसे डॉक्टर हजरात तो सपोर्ट करते हैं कि भाई कोई ख़राबी नहीं आप करवाएं, ज़ाहिर है उनका भी बिजनेस है, ये सोच बिल्कुल ठीक है या गलत है? आप डिनाई करेंगे, मुझे बताएं। जी डॉक्टर मुबश्शिर। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर तलहा एंड मिस सैरिज, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। तो थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक यू फॉर कमिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप ऑन एयर हैं डॉक्टर साहब, कंटिन्यू। हाँ जी, जी बिल्कुल। जो आपने सवाल किया है मुझसे कि जी कि जो आजकल के हमारे एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, क्या वो कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। तो मैं तो अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं और जो ब्यूटी कॉन्शियस लोग होते हैं, ये दिस इज़ देयर ओन विल। एट टाइम ऐसा होता है कि जी कि हमारे पास स्पेशली जो एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं या जो हम लोग कॉस्मेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पास जो भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं या हमारे पास जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको जो भी चीज़ एडवाइस करनी हो वी जस्ट टेल देम। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो ये वाले प्रोसीजर कराने वाले लोग होते हैं, दे आर नॉट इल। वो पेशेंट बीमार, वो लोग बीमार नहीं होते, ना ही उनको इस तरह की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, बट दे आर ब्यूटी कॉन्शियस। दे वांट टू इन्हांस देयर पर्सनैलिटी अपग्रेडेशन के लिए वो इस तरह के प्रोसीजर्स कराते हैं। तो दीज प्रोसीजर आर सेफ एंड दे आर रिकमेंडेड। तो इसलिए अगर आप कराने में इंटरेस्टेड हों तो ही हम अपने लोगों को एडवाइस करते हैं। अदरवाइज इस तरह की कोई कंपल्शन नहीं है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्रोसीजर कराएंगे तो ही आपने अच्छे नजर आना है, तो ही आप गुड लुकिंग नजर आ सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी पर्सनल सैटिस्फैक्शन किस तरह से है, या फिर आप खुद को कैसे देखना चाहते हैं। जिसकी मर्जी है वो करवाए, ठीक है, वो खूबसूरत दिखना चाहता है वो करवाएगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, उनसे आप आगाह करते हैं कि भाई ये करवाने से ये हो जाएगा फिर आगे चलकर। जी बिल्कुल मिस सैरिश, जो आपने सवाल किया है इसका हम ऑलरेडी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली कन्वे करते हैं। और दूसरी बात, जो आपने साइड इफ़ेक्ट्स की बात की है, हमारे जो भी प्रोसीजर्स यहाँ पे रिकमेंड हो रहे हैं या फिर जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से नहीं होते जो जनरल कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि आपने कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर कराया, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी देर पहले बात की है फिलर्स की या होंठ मोटे कराने की, या इस तरह कोई भी प्रोसीजर कराते हैं, तो ये प्रोसीजर्स की इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि जी कि हम कहें कि आपने किया है तो आपकी फेस की जो ओवरऑल लुक ही चेंज हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रोसीजर्स कराने से फेस की ब्यूटी इन्हांस होती है। और दूसरा यह कि इसके इस तरह के साइड इफेक्ट नहीं है कि आप कराएंगे तो आपको कोई आपकी स्किन खराब हो जाएगी या फिर ये होगा कि आपका जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। जो इस तरह के प्रोसीजर्स कराएंगे ये टोटली सेफ हैं और हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से अप्रूव्ड हैं। इट्स इस तरह से नहीं है कि जी के डॉक्टर उसकी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं और उससे हमारे क्लाइंट्स की, हमारी पब्लिक की हेल्थ सफ़र हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ को रिटेन करना और हेल्थ को प्रायोरिटी देना। उसके बाद ही फर्दर हम कॉस्मेटिक्स की तरफ जाते हैं, ब्यूटी की तरफ जाते हैं, पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैटर ऑफ द फैक्ट इज पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इलाज मुआवजे के अखराजात हैं।
हमारे यहाँ एक तरफ वो गरीब है जिसके पास खाने को नहीं है, और एक तरफ वो रईस है जो रोज़ जाके कोई ना कोई बड़ी से बड़ी सर्जरी करवाता है अपने आप को खूबसूरत करने के लिए। ये बताइए कि आजकल जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, नौजवान है, लड़कियां स्पेशली, इंस्टाग्राम की भी, सोशल मीडिया की भी बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं कि टीनेज गर्ल्स की मेंटल हेल्थ बड़ी मुतासर हो रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से, क्योंकि वो मुसलसल दूसरी लड़कियों को देखती रहती हैं जिन्होंने ये सर्जरी वो सर्जरी बहुत कुछ कराया हुआ होता है, और देख देख के कहती हैं कि यार हम भी ये करवा लेते हैं, हम भी ऐसा लगना चाहते हैं, हमें भी इतने सारे फॉलोअर चाहिए। तो उस यूथ के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो खामखाली सोशल मीडिया और दूसरे लोगों को देखकर इन सर्जरीज की तरफ बढ़ जाता है? लेकिन तला साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये मैं बिल्कुल पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा, हमारी जो स्किन है ना, इसको मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जो नेचुरल स्किन है उसको रिटेन करें, उसका ख्याल रखें। और उसका ख्याल रखना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ छोटे छोटे टिप्स हैं हमारे स्किन केयर के लिए, वो फॉलो करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको टाइमली ट्रीट कर लें। तो जो सर्जरीज़ की या जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की आप बात कर रहे हैं, उनके कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट होता है कि आपकी जो नेचुरल स्किन है उसको आप रिटेन करें। उसको रिटेन करने का या उसका ख्याल रखने का सिंपल सा तरीका है कि आप पानी का इस्तेमाल बेहतर करें, धूप में जाएँ तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, आपने रात को जो नींद है वो प्रॉपर लें अपनी, और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश जूसेस हैं, इनका इस्तेमाल करें। तो आपको फर्दर इस तरह के किसी प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। दूसरी बात जो आपने की है कि जी कि हमारे जो ऐसे एट टाइम ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, जस्ट लाइक हमने एक्ने की बात की है। एक्ने से क्या होता है कि फेस के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, फेस के ऊपर दाने से बन जाते हैं। उनका अगर आप टाइमली ट्रीट कर लें तो उसका इलाज मौजूद है। और अगर इस तरह की चीज़ों का इलाज कर लिया जाए तो फर्दर उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, पिगमेंट्स बन जाते हैं, फेस के ऊपर छाया आ जाती हैं, स्कार्स बन जाते हैं, तो उनसे आप बच जाएंगे। जब छाया, स्कार या ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं तो आपको किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हाईली रिकमेंडेड चीज़ ये है कि आप अपनी नेचुरल स्किन का ख्याल रखें। जो अल्लाह ताला ने स्किन दी हुई है, जिल्द दी हुई है, वो हेल्दी होती है। और अगर हेल्दी स्किन को आप प्रॉपर केयर देंगे तो फर्दर इस तरह की किसी प्रोसीजर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और हमें फर्दर ना किसी महंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट हो, इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि रात में आपने क्रीम लगाई और दिन में आप गोरे हो गए या आपकी सारी छाइयां और दाने खत्म हो गए। ये क्या वजह है कि अब हमारे यंगस्टर्स ये चाहते हैं कि हमारे मुंह पर एक दाना नजर ना आए, हम रात में कुछ ऐसा लगाएं कि दिन में गायब हो जाए सब कुछ? ऐसा क्यों है? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आप यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि जो पिंपल्स की बात करते हैं, एक्नी की बात करें, तो एक्नी जो है वो सेटल होने में थोड़ा टाइम लेती है, और उसका बड़ा सिंपल सा इलाज होता है। अगर वो इलाज कर लिया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि एक्नी या कोई भी पिंपल ऐसा होता है तो वो दोबारा होने के चांसेस होते हैं। कुछ स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग ऑयली स्किन बोलते हैं, ऑयली स्किन में एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उनके ज़्यादा होते हैं। तो जो आपने बात की है उसके मुताबिक तो ये मैं आपको जवाब दूंगा कि उसका तरीका सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी एक तो स्किन केयर करें, दूसरी बात यह है कि जब ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसका इलाज करें। इलाज करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन इस बात पे, लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि हमारे ये जो हमारी कम्युनिटी है जिन्होंने अब एक मेडिकेटेड पार्लर्स खोलनी है, मतलब क्लिनिक्स खोलनी है स्किन केयर के, जिनमें हाइड्रा फेशियल्स दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जनाब ये मशीन, ये लेजर इतनी देर आपके मुंह पे लगेगा और आप देखेंगे उसी वक्त चंद ही मिनटों में आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। तो क्यों नहीं फिर यंगस्टर्स उस तरफ जाएंगे और जाके ट्राई करने की कोशिश करेंगे? कौन खूबसूरत नहीं लगना चाहता? तो ये बिजनेस भी तो हो रहा है ना साथ साथ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अब बिजनेस जो है ना, एक तरफ डॉक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पार्लर की आपने बात किया, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट करेगा वो अपने क्लाइंट की, अपने पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए फैसला करेगा। एग्जांपल देता हूँ जी, आपने लेज़र की बात की है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि पीसीओएस की वजह से ख़वातीन के चेहरे के ऊपर बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। अब वो एक जेन्युइन इशू है, मेडिकल इशू है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको देख के उसका लेज़र करेगा और लेज़र करने से उसके क्या होगा, हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी।
अब डॉक्टर ने तो पूरे की पूरी मेडिकल साइंस को फॉलो करते हुए या अपने उसको ट्रीटमेंट के तौर पे उसको इलाज किया है, ना कि ये किया कि जी कि चेक भी नहीं किया उसको डिजीज का पता भी नहीं है, इशू का पता भी नहीं है, और उसने उसको ब्यूटी इन्हांसमेंट के लिए ऐसी चीज़ रिकमेंड कर दी है। और जो लेज़र की आपने बात किया, क्रीम की बात की है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जी आपने आज एक फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर कराया तो कल आप बहुत गोरे हो जाएंगे, आपका कलर चेंज हो जाएगा, आपका इस तरह से हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। खुदारा ऑडियंस को ये बात बताएं कि अगर आपने कुछ भी ऐसा कराना है तो जो चेंज आता है या जो पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट है, इट टेक्स टाइम। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे किस्म के पेशेंट्स आते होंगे, कोई ऐसे किसी यूनिक पेशेंट का किस्सा सुना है या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आता है, आए रोज आ जाता है और समझाना पड़ता है? इन्हांसमेंट जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस वो ये है कि लोग बहुत जल्द गोरा होने के लिए, जिस तरह मिस सैरिश ने कहा, जी बहुत जल्द गोरा होने के लिए ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उनके रंग को गोरा कर देती है। और नॉर्मली हमारी मार्केट में और हमारी सोसाइटी में वो क्रीम्स अवेलेबल है जिसमें 4-5 क्रीम्स को मिक्स करके वो रात को लगाते हैं और विद इन अ वीक और 10 डेज उनका रंग गोरा हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन क्रीम्स में स्टीरॉइड्स होते हैं जो कि गोरा तो कर देते हैं आपकी स्किन को फॉर टाइम बीइंग, लेकिन ये होता है कि आपकी स्किन की हेल्थ बुरी तरह डैमेज हो जाती है। और क्या होता है, ये हेल्थ डैमेज होने के बाद कुछ अर्से बाद ये होता है कि आपके फेस के ऊपर इतनी बुरी तरह पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है कि जिसको बाद में डॉक्टर्स के लिए भी ट्रीट करना मसला बन जाता है। मतलब वो इतनी स्टबन होती हैं या इतना ज़्यादा वो आपकी स्किन की हेल्थ को डैमेज कर चुकी होती हैं कि उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो तला साहब ने मुझसे पूछा है कि जी आप कौन सा इस तरह के बात बताएंगे, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट होते हैं हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस में वो ये हैं कि लोगों ने स्किन को ख़राब किया होता है जल्द गोरा होने के चक्कर में, और उसके बाद क्या होता है जी कि फिर स्किन बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूं। चलिए, आखिरी सवाल भी मैं साथ ही आपसे करूंगी। एक दफा मुझे भी तला किसी डॉक्टर ने कहा था कि आपकी ये वाली जो आईब्रो है वो थोड़ी नीचे है, ये वाली ऊपर है, तो आप एक काम करें, इसको यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टिच करा लें। 6 महीने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगी, फिर आप दोबारा करा लीजिएगा और इसकी कॉस्ट आएगी 35,000 रुपीज़। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं अपनी एक आईब्रो को ऊंचा कराने के लिए 6 महीने बाद फिर से ट्रीटमेंट लूँ और इतने पैसे भी खर्च करूँ। तो मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा इशू है इवन टोन स्किन का। आजकल किसी की भी स्किन पता नहीं क्यों मुझे तो एक जैसी नहीं लगती। किसी का माथा काला है तो चीक्स गोरी हैं, किसी की थोड़ी काली है तो चीक्स गोरी हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई होम रेमेडी, कोई ऐसा नुस्खा भी दे दें जिससे औरतों को मेकअप इस्तेमाल करना ही ना पड़े। चलेंगे, ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहब। फाइनली आखिरी सवाल है आपसे कि इवन टोन स्किन कैसे हम घर पर रहते हुए कर सकते हैं? देखें, इवन टोन स्किन जो आपने बात की है उसमें यह है कि आप जो हमारी स्किन की पिगमेंटेशन होती है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो सन एक्सपोजर है। हम नॉर्मली सन में जाते हैं, इवन के जिन आप इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके सराउंडिंग में जो लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे जो घर की भी लाइट्स होती हैं उनमें भी अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती हैं और पिगमेंटेशन कॉज करती हैं। जनरल कंसेप्ट ये है कि जी कि हम तो बाहर नहीं जाते, हम लोग घर में होते हैं, तो हमारी स्किन क्यों ब्लैक हो रही है या पिगमेंटेड हो रही है या डबल टोन हो रही है? तो उसकी वजह यह है कि घर में रहते हुए भी सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि घर की लाइट्स में भी हमारे ये होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो स्किन को डैमेज करती हैं। जो दूसरी बात आपने किया कि जी कि ऐसा कौन सा फार्मूला बताया जाए, देखें स्किन केयर बहुत सिंपल है। इसको जितना सिंपल रख के इसका ख्याल करेंगे उतना ही ये ठीक रहेगी। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, अपनी नींद पूरी करें और रात को सोते हुए जो हमारे गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तो आपकी ना सिर्फ स्किन बेहतर रहेगी, आपकी स्लीप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा मशवरा आपने दिया है कि गैजेट्स इस्तेमाल ना करें, मेकअप कम इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्यों ना हो किचन में क्यों ना जाए, सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड आई होप कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज था, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन स्क्रीन किसी के सामने आंखें जोड़ लेती है और फिर उनको नींद आती है, तो उससे भी उनकी जिल्द इंतहाई मुतासर होगी। सहाफत के खिलाफ जुल्म जारी, बोल के 3 फैमिली मेंबर्स अगवा। 4 रोज पहले बोल के फाइनेंस मैनेजर मोहम्मद मालिक की रिहाइशगाह की बिजली बंद करके हमला किया गया। घर वालों को हिरासत करके मोहम्मद मालिक को अगवा कर लिया गया। ठीक उसी वक्त
बोल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हेड अदील जुबैरी की रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद ने हमला किया और अदील जुबैरी को अगवा कर लिया गया। बोल ने पुलिस और FIA से मुतादिद बार राब्ता किया, जिसके सबूत बोल के पास मौजूद हैं। 40 से जायद रोज गुजर जाने के बावजूद ताहाल बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ अता पता नहीं। आकाश की वालिदा शिद्दते गम से निढाल हैं। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब अहमद शेख का घर अदालती अहकामात के बावजूद गिरा दिया गया। रात गए बोल हेड ऑफिस कराची पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। सहाफियों को हिरासत किया गया, गार्ड्स को गोली मारने की धमकी दी। शुएब अहमद शेख की रिहाइशगाह पर भी पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा। पुलिस को वाज़े जवाब दिया गया कि शुएब अहमद शेख रिहाइशगाह में मौजूद नहीं है। पुलिस वारंट गिरफ्तारी दिखाए तो शुएब शेख खुद रिहाइशगाह आकर गिरफ्तारी दे देंगे। बोल की आवाम से इस मुश्किल वक्त में दुआओं की अपील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।